उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? पहला ऑप्शन है इंडो ग्रीक ने, दूसरा ऑप्शन है कुषाणों ने, तीसरा ऑप्शन है शकों ने, चौथा ऑप्शन है प्रतिहारों ने। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा कुषाणों ने जारी किए थे सर्वाधिक तांबे के सिक्के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया, परंतु कुषाण शासकों ने विभिन्न आकार प्रकार के स्वर्ण, ताम्र, रजत सिक्कों का प्रचलन करवाया, जिसमें ताम्र सिक्कों की संख्या सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? पहला ऑप्शन है चरवाक ने, दूसरा है गौतम ने, तीसरा है ऑप्शन कपिल ने, चौथा ऑप्शन है जैमिनी ने। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? गौतम ने जो है वो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन हिंदू साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है। एक तरफ दर्शन दिए हैं, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि सांख्य दर्शन जो था इसके प्रवर्तक थे कपिल, योग दर्शन जो था इसके प्रवर्तक थे पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाते हैं। निशाका क्या था? तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, दूसरा है गाय, तीसरा है तांबे के सिक्के, चौथा है चांदी के सिक्के। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ण आभूषण के रूप में निशाका को जाना जाता था। निशाका था स्वर्ण आभूषण। मौर्य युग से पूर्व निशाका स्वर्ण आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता था, परंतु मौर्य युग तक आते व्यापार व्यवसाय के में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। इनमें सोने के सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को कर्षापण या धरण कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को माशक कहलाते थे और छोटे छोटे तांबे के सिक्कों को काकड़ी कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? पहला ऑप्शन है जमाली, दूसरा ऑप्शन है योसु, तीसरा है विपिन, चौथा है प्रभास। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जमाली जो था वो इनका प्रथम शिष्य था। ठीक है, जमाली सही उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वह जैन परंपरा अनुसार 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम अपने जमाता जमाली को, यानी जो दामाद थे, को शिष्य बनाया, किंतु उसने ही सर्वप्रथम जैन धर्म में विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, दूसरा ऑप्शन है उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, तीसरा है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, चौथा है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो सही इसमें उत्तर आप देखेंगे कि ये भी जो है कथन शंकराचार्य के बारे में सही है, ये कथन शंकराचार्य के बारे में सही है, लेकिन तीसरा जो है इसका सही उत्तर होगा, मतलब इसमें बताना है नहीं है जो संबंधित, तो इनसे संबंधित नहीं, इन्होंने तीर्थराज नाम प्रयाग का नहीं दिया था, जबकि उन्होंने वेदांत का प्रसार भी किया था। ठीक है, तो जिसमें सही उत्तर क्या होगा? सी। देखते हैं सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट है, किसके समीप है? पहला ऑप्शन है दतिया, दूसरा ऑप्शन है झांसी, तीसरा ऑप्शन है ओरछा, चौथा ऑप्शन है ललित। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दतिया। सही उत्तर दतिया होगा। व्याख्या देख लेते हैं। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। दतिया जिले में गुर्जरा में अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवनागरी दस्ती के रूप में भी उल्लेखित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? दिल्ली का जंतर मंतर बताना है, किसने बनवाई थी? पहला ऑप्शन अकबर ने, दूसरा शाहजहां ने, तीसरा सूरजमल ने, चौथा है जयसिंह द्वितीय ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयसिंह द्वितीय। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं। सवाई जयसिंह ने 1688 1743 ने सुप्रसिद्ध जयपुर तथा गुलाबी नगर तथा जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा में एक ज्योतिष की वेधशाला बनवाई। अगला प्रश्न है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है दतिया, दूसरा खजुराहो, तीसरा ओरछा, चौथा है ग्वालियर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो ग्वालियर में कहाँ है गोविंद महल? अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम बताना है। क्या था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम? पहला ऑप्शन है अकबर शाह प्रथम, दूसरा अकबर शाह द्वितीय, तीसरा औरंगजेब, चौथा है शाहजहां। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर शाह द्वितीय जो थे इनके पिता थे बहादुर शाह जफर के। व्याख्या में देखते हैं। एक तरफ मुगल सम्राट दिए हैं, दूसरे तरफ उनके कार्यकाल दिए हैं। शाहजहां का कार्यकाल आप देखेंगे 1627 से 1657 था। इसी प्रकार औरंगजेब का कार्यकाल 1657 से 1707 था। तीसरा फिर है कि अकबर शाह का जो कार्यकाल था ये प्रथम का जो 1748 से 1754 था। अकबर शाह द्वितीय का जो कार्यकाल था 1806 से 1837 था। इसके बाद बहादुर शाह आए 1837 से 1857 तक।
अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली ने, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। एक तरफ गवर्नर जनरल दिए हैं, कार्यकाल दिए हैं, तो आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो प्रथम शासन काल था वो 1786 से 93 के बीच में था। फिर दोबारा जब वो आया तो उसका कार्यकाल 1805 था। फिर लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जो था ये 1798 से 1805 था। लॉर्ड विलियम का बेंटिक का जो कार्यकाल था 1828 से 1833 था। लॉर्ड कैनिंग का 1858 से 1862 था। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? पहला ऑप्शन है सीवी रामन पिल्ले, दूसरा ऑप्शन है सीएन मुदालियार, तीसरा है केएम रामकृष्ण पिल्लई, चौथा है सीआर रेड्डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केएम रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियम दर्जा, दूसरा ऑप्शन है कि संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, तीसरा कथन है कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व, चौथा कथन है कि कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। सही उत्तर इसमें हो जाएगा नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये इनसे संबंधित नहीं है क्रिप्स मिशन से। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। व्याख्या देखते हैं, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इस वाक्य को बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्होंने अपनी ये प्रसिद्ध नारा 1916 ईस्वी की होम रूल आंदोलन में दिया। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। पहला कथन है कि उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, दूसरा कथन है कि 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की, तीसरा कथन है कि 1922 में उन्होंने डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, चौथा कथन है कि वो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो आप सारे कथनों में देखेंगे कि चौथा कथन सही नहीं है, बल्कि 1, 2, 3 ही तीनों कथन ये सही हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर 1, 2, 3 कथन पहला हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो इसमें आप देखेंगे कि सही कथन और कारण बताना है, तो आप देखेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है कौन सी जनजाति? पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा ऑप्शन है मुंडा, तीसरा ऑप्शन है भील, चौथा ऑप्शन है थारू। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है मुंडा। मुंडा जनजाति जो है ये सरहुल त्योहार मनाती है। सरहुल उरांव एवं मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पहले मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना सखुए की कुंज को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है। ठीक है, तो कहाँ पे है सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा है मध्य प्रदेश। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नागालैंड में जो है झूमिंग जो है सबसे ज्यादा झूमिंग कृषि जो की जाती है सबसे ज्यादा की जाती है। अगला है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार को, दूसरा ऑप्शन है अंडमान को म्यांमार से, तीसरा ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप को मालदीव से। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अंडमान एवं वो निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। व्याख्या देख लेते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान को कार निकोबार के बीच से अलग करता है। कोको चैनल जो है अंडमान और म्यांमार के बीच में है। पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। और 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन बिहू असम, दूसरा है ओणम आंध्र प्रदेश, तीसरा पोंगल तमिलनाडु, चौथा है बैसाखी पंजाब। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप जो सही सुमेलित नहीं है, तो ओणम आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि बिहू असम से संबंधित है, पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है, बैसाखी पंजाब से संबंधित है, ओणम जो है ये आपका केरल से संबंधित है। ठीक, और केरल में कृषि कार्य से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका जयपुर गुलाबी नगर, दूसरा उज्जैन महानगर, महाकाल का नगर, तीसरा है कोलकाता आनंद का नगर, चौथा है जैसलमेर झीलों का नगर। सही उत्तर इसमें हो जाएगा जैसलमेर जो है वो संबंधित नहीं है, जबकि जयपुर गुलाबी से नगर संबंधित है, उज्जैन महाकाल के मंदिर संबंधित है और कोलकाता आनंद का नगर कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं, उदयपुर को वैनपुर का वेनिस यानी राजस्थान का कश्मीर झीलों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है कि जैसलमेर जो है ये स्वर्ण नगरी कहलाता है और श्रीनगर जो है झीलों का नगर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल की सबसे
बड़ी अनुसूचित जनजाति है? पहला ऑप्शन है भोक्सा, दूसरा है भोटिया, तीसरा जौनसारी, चौथा है थारू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जौनसारी जो है वो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है, कौन सा है? पहला ऑप्शन है अन्नाईमुड़ी, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक, चौथा है महेंद्रगिरी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी जो है इसका सही उत्तर होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, अन्य भी दोदा बेटा की भी बारे में, अमरकंटक और महेंद्रगिरी भी। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? पहला है धारवाड़ तंत्र, दूसरा है विंध्य तंत्र, तीसरा है कुडुप्पा तंत्र, चौथा है गोंडवाना तंत्र। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? धारवाड़ तंत्र जो है ये सर्वाधिक खनिज युक्त शैल है। अगला प्रश्न है किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई दे कितने समय तक? पहला ऑप्शन है 15 वर्ष तक, दूसरा है 25 वर्ष से, तीसरा 40 वर्ष से, चौथा है 50 वर्ष से। तो कब तक नहीं दिखाई देती? जब 15 वर्ष से के बाद दिखाई देना बंद हो जाए तो उस प्रजाति को प्राकृतिक आवास नहीं दिखाई दे तो उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। अगला है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पहला ऑप्शन है बबूल, दूसरा है मलतास, तीसरा है नीम, चौथा है यूकेलिप्टस। सही उत्तर इसका हो जाएगा यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है। कारण क्या है? व्याख्या देखते हैं। यूकेलिप्टस वृक्ष के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने से यह वृक्ष मृदा की उमस को सोख लेता है, जो पैदावार को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही थी? पहला ऑप्शन है 1951-61 के दौरान, दूसरा है 61-71 के दौरान, तीसरा 71 से 81 के दौरान, चौथा है 1991 से 2001 के दौरान। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 1991 से 2001 के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? पहला ऑप्शन है खासी, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा ऑप्शन है भील जनजाति, चौथा है थारू जनजाति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति जो है दिवाली को एक शोक त्योहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति उत्तरांचल की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। खासी जो है मेघालय में पाई जाती है, मुंडा झारखंड में पाई जाती है, भील जो है गुजरात मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन है मिस्र से, दूसरा है भारत से, तीसरा ऑप्शन है ईरान से, चौथा ऑप्शन है म्यांमार से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईरान से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती। जिन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उसमें आप देखेंगे मैक्सिको है, क्यूबा है, मौरितानिया है, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, पाकिस्तान है, भारत है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है। ठीक है, तो ये देश जो है इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगले प्रश्न देखते हैं, पत्तन जहां पर एलएनजी टर्मिनल नहीं है? पहला ऑप्शन है दाहे, दूसरा है हजीरा, तीसरा कोची, चौथा है कांडला। सही उत्तर कांडला। अगला कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण यह है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए होगा। और कारण जो है इसका सही नहीं है, इसलिए कारण नहीं सही होगा। सही उत्तर बस है कि कथन सही होगा, कारण गलत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा है लाइबेरिया, तीसरा है लाओस, चौथा है लग्जमबर्ग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाइबेरिया जो है वो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अफ्रीका महादेश के पश्चिम दक्षिण में स्थित लाइबेरिया दक्षिणी सीमा दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कूटों से सही उत्तर देना है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। तीसरा है कि संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दूध का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। ठीक है, तो ये कथन चारों हैं। इसमें आप देखेंगे कि क्यूबा को विश्व के चीन का कटोरा कहा जाता है, सही है। हांगकांग ये भी सही है, और आपका ऑस्ट्रेलिया भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा कथन जो है ये गलत है, सही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? डी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? पहला ऑप्शन है सेल्वा, दूसरा है पंपास, तीसरा ऑप्शन है पेरी, चौथा है स्टेपी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बात हो रही है दक्षिण अमेरिका की, तो पंपास जो है चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है। व्याख्या देखते हैं तो सेल्वा जो है अमेज़न बेसिन में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष वाले घने घास के मैदान हैं, जबकि पंपास जो है अर्जेंटीना उरुग्वे में है। आपका
पेरी जो है ये कनाडा और यूएसए के मध्य समशीतोष्ण घास का मैदान है, जिसे गेहूं का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। स्टेपीज जो है ये पूर्व सोवियत संघ और समशीतोष्ण घास का मैदान है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। पहला ऑप्शन है कैनरी धारा, दूसरा है बेंगुला धारा, तीसरा है गुलास धारा, चौथा है ब्राजील धारा। सही उत्तर इसका हो जाएगा बेंगुला धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो जल धाराएं हैं उनमें गल्फ स्ट्रीम है जो कि गर्म जल धारा है, लेब्राडोर जो है ठंडी जल धारा है, कैनरी जो है ठंडी जल धारा है, नॉर्वे जो है ये एक ठंडी जल धारा है, फ्लोरिडा गर्म जल धारा है, ग्रीनलैंड ठंडी जल धारा है और गिनी जो है वो गर्म जल धारा है। अगला है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो जल धाराएं हैं उसमें आपके फॉकलैंड है ठंडी जल धारा, ब्राजील है गर्म जल धारा, बेंगुला है ठंडी जल धारा, अगुलास धारा जो है ये गर्म जल धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। पहला है बर्लिन, दूसरा ऑप्शन है ओस्लो, तीसरा ओसाका, चौथा है मैनचेस्टर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओस्लो नॉर्वे में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अंशन लोहा इस्पात से, दूसरा डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल से, तीसरा मॉस्को पोत निर्माण, चौथा ओसाका वस्त्र उद्योग से। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मॉस्को जो है पोत निर्माण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब संबंधित है। लोहा के लिए अंशन जाना जाता है, डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ओसाका जो है वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। मॉस्को में इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, हल्के उद्योग और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सर्वप्रमुख है, जबकि भूतपूर्व सोवियत संघ में प्रमुख पोत निर्माण केंद्र थे लेनिनग्राद है, रीगा है, कालिनग्राद है, वोल्गोग्राद है, रोस्तोव है, व्लादिवोस्तोक है, निकोलाएव है, बाकू है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद 17, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 24। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 का स्पष्टांत है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन में। पहला ऑप्शन 90 दिन में, दूसरा 6 महीने में, तीसरा है 9 महीने में, चौथा है 1 वर्ष में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 महीने में जो है ये राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग और पद से हटाने और अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो इसके लिए निर्वाचन के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, दूसरा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तीसरा कथन है कि भारत एक कुलीन तंत्र है, चौथा कथन है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही उत्तर इसका जो है वो है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, जबकि अन्य गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान जो है संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में एक सी है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, निहित। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति में, दूसरा है कैबिनेट में, तीसरा व्यवस्थापिका में, चौथा है उच्च सदन में। सही बात क्या है? राष्ट्रपति में जो है राष्ट्रपति प्रशासन की जो राष्ट्रपति पद्धति की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियां निहित होती हैं। अगला व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अमेरिका की सरकार जो है अध्यक्षात्मक और राष्ट्रपति पद्धति वाली है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें जब चाहे तब पदच्युत भी कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। पहला ऑप्शन है अशोक मेहता समिति ने, दूसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने, तीसरा है GKV राव समिति ने, चौथा है LM सिंघवी ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। व्याख्या देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, जिसमें प्रथम है ग्राम या नगर पंचायत, दूसरा है तहसील पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत की सिफारिश की। साथ ही यह सिफारिश भी की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई प्रखंड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहला
ऑप्शन है बी आर झाकड़, दूसरा है जीवी मावलांकर, तीसरा है हुकुम सिंह, चौथा है के एस हेगड़े। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवी मावलांकर के विरुद्ध लाया गया था। लोकसभा जीवी मावलांकर, लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलांकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तीनों में प्रथम जो है वो जीवी मावलांकर के थे, जिनके विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि कथन दिए गए हैं, आपको बताना है किससे संबंधित है। पहला है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, दूसरा है कि उसने उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया गया है, तीसरा कथन है कि उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे केशवानंद भारती जो केस है इसको जाना जाता है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को इसमें प्रतिपादित किया है, तो बी वाला सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापति होता है, सभापतित्व करता है। पहला ऑप्शन है चेयरमैन राज्यसभा का, दूसरा है स्पीकर, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा है प्रोटेम स्पीकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पीकर जो होता है वो जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसका सभापतित्व करता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भौतिक राशियां दी हैं सूची 1 में, सूची 2 में इकाइयां दी हैं, तो मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि त्वरण जो है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से संबंधित है, बल जो है ये इसकी इकाई न्यूटन होती है, कार्य की इकाई जो है आपका जूल होती है और आवेग की इकाई न्यूटन सेकंड होती है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, दूसरा कथन है कि हवा में प्रतिरोध होता है, तीसरा है कि जल में पृष्ठ तनाव होता है, चौथा कथन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका हो जाएगा कि जल में पृष्ठ तनाव होता है, जिसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पहला कथन है कि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, दूसरा कथन है कि उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, तीसरा कथन है कि उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, चौथा कथन है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। सही कथन जो है वो आपका यही हो जाएगा, डी वाला सही कथन होगा कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। पहला है कि उसकी पृथ्वी से दूरी, दूसरा ऑप्शन है उसका ताप, तीसरा है उसकी ज्योति, चौथा है कि उसकी सूर्य से दूरी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि उसके ताप को दर्शाता है तारे का रंग। प्रश्न है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है कि वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, दूसरा कथन है कि उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, तीसरा कथन है कि बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, चौथा कथन है कि वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। सही उत्तर इसका होगा कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। बहुत अधिक ऊर्जा वाले कॉस्मिक पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से प्राकृतिक रूप से निरंतर आती रहती हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, कॉस्मिक किरणें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि विल्हेम रॉन्टजन ने आविष्कार किया था। पहला है रेडियो का, दूसरा ऑप्शन है एक्सरे मशीन का, तीसरा है विद्युत बल्ब का, चौथा ऑप्शन है विद्युत मोटर का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो रेडियो का जो आविष्कार किया था मार्कोनी ने, एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने और विद्युत मोटर का जैकोबी ने। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम का, दूसरा है लोहे का, तीसरा नाइक्रोम का, चौथा है टंगस्टन का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का बना होता है बिजली बल्ब का तंतु। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा तंतु लगा होता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके गलनांक अत्यधिक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। पहला ऑप्शन है माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है एंगस्ट्रॉम, चौथा है फर्मी मीटर। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? फर्मी मीटर जो है इसका सही उत्तर होगा, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। टांका एक मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन है टिन तथा शीशे की, दूसरा ऑप्शन है टिन तथा तांबे की, तीसरा ऑप्शन है टिन तांबे और जस्ते की, चौथा है टिन शीशा और जस्ते की। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? टिन और शीशे की जो है वो एक मिश्र धातु है टांका। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है इथेफॉन, दूसरा अर्टिजीन, तीसरा आइसोप्रोटॉन, चौथा है मेथिलियन। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इथेफॉन सही उत्तर होगा रसायन फल पकाने में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पहला है पारा, दूसरा है पानी, तीसरा ईथर, चौथा है बेंजीन। सही उत्तर आप देख सकते हैं पारा जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक
रासायनिक प्रदूषण होता है? पहला ऑप्शन है चमड़ा उद्योग से, दूसरा कागज उद्योग से, तीसरा रेयान उद्योग से, चौथा है वस्त्र उद्योग से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चमड़े उद्योग से। पारिस्थितिकी निकेट जो है ये की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? पहला ऑप्शन है गेनेस ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा है ईपीओडम ने, चौथा है सीसी पार्क ने। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ईपीओडम ने। अगला प्रश्न है कि मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइथेनियम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है बीजी पौधे से, दूसरा कीट से, तीसरा ऑप्शन है एक जीवाणु से, चौथा है एक कवक से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीजी पौधे से पाइरेथियन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टिथा नाम की औषधि प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है बीजी पादप से, दूसरा है कवक से, तीसरा है जीवाणु से, चौथा है काई मास से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीजी पादप से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है एक्सले ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा है लेमार्क ने, चौथा है ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल है एक, पहला ऑप्शन है कीटनाशी, दूसरा है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है स्टेरॉइड, चौथा है एंजाइम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो शरीर में स्टेरॉइड एक आवश्यक तत्व है जो हार्मोनी आदि के निर्माण में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है कि इसमें लौह धातु होता है, दूसरा कथन है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तीसरा कथन है यह कुछ रोगों में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तीसरा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर चारों हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो सभी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? पहला बिरजू महाराज कत्थक, दूसरा बिस्मिल्लाह खां शहनाई, तीसरा जाकिर हुसैन हारमोनियम, चौथा है अमजद अली खां। तो आप जानते हैं जाकिर हुसैन जो है तबले से संबंधित है, ना कि हारमोनियम से, जबकि अन्य जो है ये संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज कत्थक से हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं और अमजद खां सरोद से। अगला प्रश्न देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा है गोल्फ, तीसरा हॉकी, चौथा है टेबल टेनिस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश का, दूसरा कर्नाटक का, तीसरा केरल का, चौथा है तमिलनाडु का। सही उत्तर क्या है? केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन है 8। सही उत्तर क्या है? 7। वाटर पोलो में खिलाड़ी 7 होते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन ब्रिटेन में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा जर्मनी में, चौथा है रूस में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी में। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा जिनेवा, तीसरा ऑप्शन है रोम, चौथा है न्यूयॉर्क। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जिनेवा। अगला प्रश्न है कि हेरोइन जो है प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है भांग से, दूसरा ऑप्शन है अफीम पोस्ता से, तीसरा ऑप्शन तंबाकू से, चौथा ऑप्शन है सुपारी से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अफीम पोस्ते से हेरोइन प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन संबंध नहीं है? बताना है। जल प्रबंधन का, दूसरा ऑप्शन है वन रोपण का, तीसरा है औद्योगिक प्रबंधन का, चौथा है वन्यजीव सुरक्षा का। तो कौन जो है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन जो है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है।